नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे निषादों के नेता मुकेश सहनी की सांसें फूल रही है, क्योंकि मुकेश सहनी न इधर के हैं न उधर के हैं। तो क्या मुकेश सहनी इंतजार कर रहे हैं एनडीए का दामन थामने का या इंडिया गठबंधन के हाथ पकड़ने का? पेच अभी फंसा हुआ है, जबकि सभी ने पार्टियों के सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लग चुका है। तो क्या है मामला? पेच कहां फंसा हुआ है? मुकेश सहनी को कौन तवज्जो देगा? इन सारी बातों का चर्चा आज हम करेंगे एक बार फिर राकेश तिवारी जी से। तो आइए हम बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। राकेश जी, मुकेश सहनी की सांसें तो फूल चुकी है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति दो नाव पर चढ़ता है तो कहा भी गया है कि दो नाव पर चढ़ने की जो सवारी करता है उसकी तो सांसें फूलेंगी ही। जी। और मुझे ताज्जुब होता है कि नाव को नाविक मल्लाह जो होता है वो नाव को चलाता है। इस बात को मुकेश सहनी अच्छा से जानते भी हैं कि जो नाविक दो नाव पर पैर रखता है उसका क्या हाल होता है। इसके बावजूद मुकेश सहनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एनडीए ब्लॉक में भी बात कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक में भी बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी नेता बड़े अच्छे हैं, निषादों को एकजुट किया है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी की विश्वसनीयता नहीं है। जो विश्वसनीयता चिराग पासवान को लेकर है वो मुकेश सहनी पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि उनका कहना भी है कि भाई मेरा विश्वास मेरी जाति के लोग हैं, निषादों को लेकर जो कुछ करेगा उसी के साथ मैं रहूंगा। तो मुकेश सहनी के यदि राजनीतिक गतिविधियों पर आप नजर डालेंगे तो जब से मुकेश सहनी बिहार में आए हैं सनफ मल्लाह करके, तब से उनके राजनीति पर आप नजर डालिए। बड़े ही सुनियोजित ढंग से और बड़े ही जोरदार तरीके से वे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए हैं। हालांकि सफलता उन्हें कितना मिला है कितना नहीं ये तो आगे की बात है, लेकिन जब वो पहला चुनाव लड़े थे उसमें भी वो हार गए थे। बिल्कुल। और उनको बनाया गया मंत्री, लेकिन वो वहां भी नहीं टिके। मुकेश सहनी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुकेश सहनी कहीं टिकते नहीं है। उनका इतिहास अब जब आप देखेंगे तो मुकेश सहनी सबसे पहले जब बिहार की राजनीति में एंट्री किए तो सनफ मल्लाह करके गांधी मैदान में भी कार्यक्रम किया और कई जगह पटना के सड़कों पर उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती थी। फिर वो धीरे से आरजेडी के पास भी गए। आरजेडी के साथ यदि 20 का विधानसभा का चुनाव आपको याद होगा तो 20 के विधानसभा चुनाव में वो तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे थे। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ वो वहां से निकल लिए और निकल के आके बाहर बोलने लगे कि यहाँ मेरे बातों को नहीं माना जा रहा है, बेकार है, कोई भी ये नहीं दिया जा रहा है, तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं रहेंगे। और फिर वो एनडीए के साथ चले गए। एनडीए के साथ गए, उनको सीटें भी मिली अच्छी खासी और वो चुनाव भी लड़े। वे हार गए लेकिन 4 विधायक उनके चुनाव जीते थे। जब यूपी का चुनाव आया तो बिहार में मंत्री हैं और यूपी में चले गए और बीजेपी के खिलाफ ही वो वहां प्रचार करने लगे, बोलने लगे, बयान उनके आने लगे। और अंततः उसका नतीजा ये हुआ कि उनके 4 विधायक उनको छोड़ के बीजेपी में फिर से आ गए इस गठबंधन में, और मुकेश सहनी को भी मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़ गया। अब मुकेश सहनी उसके बाद फिर कभी एनडीए में, कभी इंडिया में, फिर इंडिया में कई बार, मतलब जो उस समय महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव के साथ लगे रहे। भाजपा को हराने का, नीतीश कुमार को हराने का उन्होंने कई संकल्प लिया। उपचुनाव में भी वो लगे रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं। उनको जो सबसे ज्यादा सफलता मिली वो सफलता है कि वो निषादों को एकजुट करने में सफल हुए। वो भी इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली, फिर उनके बीच गए, निषाद आरक्षण का मांग वो कर रहे हैं और वो कहते हैं कि किसी से भी मेरा समझौता तब होगा जब निषाद आरक्षण की गारंटी मिलेगी।
वो भी घोषित रूप से या मतलब हो ही जाए, तो ऐसी स्थिति में उनकी ये हठ धर्मिता है। इस हठ धर्मिता के चलते ही वो बीजेपी से अभी तक पेच फंसा हुआ है। लेकिन उन्होंने जो जमीन पे काम किया है, निषादों के बीच गए हैं, उनके मांगों को उठाया है, तो उनके सभाओं में भीड़ भी जुटी है। अब वो भीड़ कैसे जुटी, किस तरह से जुटी, ये भी एक तो अलग सवाल है। राकेश जी, ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन चुनाव नजदीक आ गया है, सीटों का शेयरिंग दोनों गठबंधन का, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, तो इस नाविक का किनारा कहाँ होने वाला है, कहाँ लगने वाला है? वही तो मैं बात कर रहा हूं। तो वो वोट की पूंजी उनके पास दोनों गठबंधनों को दिखता है। और जब एनडीए चाह रहा है कि 40 में 40 सीट हम जीते, जी तो वो कोई भी कोना नहीं चाहता है कि छूट जाए, भले वो मुकेश सहनी को ही फिर से गले क्यों नहीं अपनाना पड़े, जिस पर उनको विश्वास नहीं है। क्योंकि वो भी कई बार किए हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में तो सब लोग वैसे ही हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। इसमें किसको आप कहेंगे कि वो पलटू राम नहीं है, जी वो कहना मुश्किल है। सब पलटू राम है बिहार की राजनीति में, मैं तो सबको कहता हूं। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी भी कई बार बदले हैं। तो अब एनडीए चाह रही है कि उनके वोटों को अपने पाले में कैसे लाया जाए। एनडीए को भी लग रहा है कि निषाद वोटरों पर उनका एक अच्छा खासा पकड़ है। जी इसलिए उसने मुजफ्फरपुर की सीट पर अभी रखा है उनके लिए, मुकेश सहनी के लिए। जी यदि मुकेश सहनी आ जाते हैं एनडीए ब्लॉक में, तो उन्हें दिया जाएगा मुजफ्फरपुर की सीट, एक सीट। लेकिन मुकेश सहनी का जो कहना है वो है कि जब तक निषाद आरक्षण पर कोई फैसला नहीं आता। फैसला नहीं होगा, घोषणा नहीं होगी, उसके लिए जवाबदेही नहीं तय होगी, तब तक वो समझौता करने के मूड में है, नहीं है। तो यही एक पेच फंसा है। अब जब उधर पेच फंसता है तो इंडिया ब्लॉक के लोगों की उम्मीद की किरण जग जाती है। इंडिया ब्लॉक को लगता है कि ये वोट हम अपने तरफ ला दें, बिल्कुल तब लड़ाई होगी। तो इसलिए तेजस्वी यादव की भी नजरें मुकेश सहनी पे है। पिछले चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव यानी कि राजद के साथ गठबंधन में थे जी और लड़े थे 3 सीटों पर, मधुबनी, खगड़िया और मुजफ्फरपुर। 3 सीट अभी भी राजद उनका अपने पाले में रखी है कि वो 3 सीट तो उन्हें आसानी से दे देगी। जी अब मुकेश सहनी का निषाद आरक्षण का मामला है, तो निषाद आरक्षण की गारंटी राजद कैसे ले सकती है या कांग्रेस कैसे ले सकती है? वो तो सत्ता में है ही नहीं। बिल्कुल तो वो गारंटी तो उधर से मिलेगा नहीं, गारंटी उधर से भी नहीं मिल रहा है। और वे दोनों तरफ इधर उधर कर रहे हैं। आज दिल्ली में रहते हैं, कल पटना में आने वाले हैं, कल पटना में है, परसों दिल्ली में वो जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पूरा मामला है, ये संदेह पैदा करता है कि कहीं मुकेश सहनी पैदल तो नहीं हो जाएंगे। पैदल हो जाने का मतलब है कि कहीं न इधर के रहे न उधर के रहे, इधर भी सीट शेयरिंग हो जाए, उधर भी सीट शेयरिंग हो जाए। तो मुकेश सहनी को चुनावी मैदान में अकेले कूदना होगा। और ऐसे में जब लोकसभा का चुनाव है, तो मुकेश सहनी को कितना सीट मिलेगा और कितना वोट उनके पक्ष में गोलबंद होगा, ये देखना है। जी ये सब लोग जानते हैं, इस हकीकत को मुकेश सहनी भी समझते होंगे। इसीलिए वे चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से गठबंधन हो जाए। अभी उनकी जो प्राथमिकता है वो एनडीए के तरफ है। एनडीए के तरफ सब लोग देख रहे हैं आशा भरी नजरों से। इसीलिए न उपेंद्र कुशवाहा वहां से हटे, न जीतन राम मांझी हटे, न चिराग पासवान हटे। पशुपति पारस आज वहां से थोड़ा अलग आपको दिख रहे हैं। जी तो बिल्कुल उसका कारण ये है कि भाजपा ने ही उनको अलग किया है। आज बुलाए तो आज वो दौड़े हुए चले आएंगे। लेकिन वही हाल मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या होगा और ये सहमति बनती है कि नहीं बनती है, ये इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यकीन मानिए उधर से जैसे हरी झंडी नहीं मिलेगी, मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक में छलांग लगा सकते हैं। इस नाव से उतर के इस नाव पे आ सकते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाव जो है वो केवट ही लेकर पार गया था, केवट नहीं रहेगा तो नाव पार नहीं होगा।
लेकिन एक सवाल ये भी है कि यदि केवट तो गया था, उसे कोई उसके मन में न लोभ था न लालच था। मुकेश सहनी के मन में लोभ भी है और लालच भी है। लोभ इस मामले में है कि वो चाहते हैं कि निषाद आरक्षण का घोषणा कर दे। हालांकि बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिली है, बीजेपी आश्वासन दे रहा है कि उनके इस मांग पर विचार किया जाएगा और यदि वाजिब होगा तो उसे किया भी जाएगा, क्योंकि बीजेपी खुद चाहती है पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को जिस तरह से वो भाजपा में जोड़ रही है, उस तरह से इनके मांग के साथ वो विचार करेगी, लेकिन उसमें थोड़ा धैर्य की जरूरत है। जी। यदि धैर्य नहीं दिखाएंगे तो फिर बीजेपी किसी की नहीं सुनेगी, ये भी और वो तय है। पैदल हो जाएंगे। और वो पैदल भी हो सकते हैं यदि तेजस्वी यादव के हिसाब से चलना होगा, जी। नहीं तो उधर भी नहीं सेटिंग होगा तो पैदल हो जाएंगे। ऐसे भी आप देखे हैं कि वो क्षण में कुछ करते हैं और क्षण में बिल्कुल। वो कुछ करते हैं। कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो केवल मुकेश सहनी ही जानते हैं। क्योंकि अच्छा ये भी बात है कि मुकेश सहनी ने अब तक जो भी लड़ाई लड़ी है, जीवन की लड़ाई से लेकर कमाने की लड़ाई से लेकर जो उनकी आप आर्थिक स्थिति भी देखते हैं, उस सब की लड़ाई उन्होंने अपने बल पे लड़ी। जी बिल्कुल। सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, इसीलिए वे डिसीजन लेते हैं तो बड़े मतलब उससे वो हिलते नहीं हैं, वो खुद कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं। तो यदि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि बिना निषाद आरक्षण के हम मानेंगे नहीं, तो हो सकता है कि वो नहीं माने, आगे संघर्ष करेंगे। विधानसभा की राजनीति है, फिर लोकसभा की आगे राजनीति आएगी। अभी वो युवा हैं तो कहीं सोच रहे होंगे, लेकिन स्थिति यही है कि अगर ये नहीं माने तो पैदल भी हो सकते हैं। मुकेश सहनी निषादों के वोट बैंक का पतवार लेके घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बीच मझधार में फंसे हुए हैं। अब उनका किनारा एनडीए ब्लॉक में होता है या इंडिया ब्लॉक में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।